Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7 Regulatory Bodies in ISO. So दोस्तों, थंबनेल आप सभी ने देख लिया है, वरीड अबाउट आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन और क्या पॉसिबल डेट हो सकती है आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन को आने में, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आज का डिस्कशन रहेगा अपना, एंड आई होप कि ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन ऐप पर ना काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ डेली बेसिस पर सारे सब्जेक्ट के लिए आपको क्विजेस भी मिलती है ताकि नए क्वेश्चन के साथ आप लोग प्रैक्टिस भी अपने प्रॉपर वे में कर पाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो आज का डिस्कशन है आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन को लेकर। सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने एक बात जरूर सुनी होगी, दैट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लीव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्व्स, है ना। देखो, हमें ना हमेशा एक कोशिश जरूर करना चाहिए कि दूसरों की गलतियों से हम लोग सीख लें। ऐसा नहीं कि हम लोग ही गलती, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि खुद ही गलतियां करके चीज़ों को सीखें, है ना। कभी कभी कई सारी चीज़ें हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब उसको रिलेट आप जरूर कर पाओगे इस डिस्कशन में। आरबीआई ग्रेड भी आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, राइट। सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, पोस्टिंग सब बेहतर है इसके अंदर, और जितनी बड़ी ये पोस्ट है उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन भी करना चाहिए इसके लिए, है ना। वेट नहीं करना चाहिए एक तरह से, ठीक है। सो देखिए, आपको एक चीज और पता होगी कि अगर इस एग्जामिनेशन के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग मतलब नोटिफिकेशन को लेकर थोड़ी अगर बात करें तो इसके पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस अगर कर लें, जैसे अगर बात करें 2021 की, है ना, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा डेटा पर अगर काम करके चलेंगे ना, बात करते चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो सबसे पहले अगर 2021 की अगर बात कर ले तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, है ना, वो आपका कब आ गया था? जैन में नोटिफिकेशन आ गया था। कब आ गया था? 21 में जैन में नोटिफिकेशन आ गया था आप लोगों का, ठीक है, ओके। और अगस्त तक आपके इंटरव्यू वगैरह हो गए थे और फाइनल रिजल्ट आपका सितंबर में आ गया था इसका, ठीक है। उसके अलावा अगर बात कर ले कि 2022 की, तो 2022 में आपका जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों वो मार्च में आया था। 2022 में आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था? मार्च में आया था। अप्रैल और मई, तो देख सकते हो आप लोग, मई में आपका एग्जामिनेशन हो गया था इसका फेज 1 का, और फेज 2 का जो एग्जामिनेशन था आपका वो जून में था, ठीक है। और अक्टूबर में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था मेनली, ठीक है। अब आगे अगर देखोगे 2023 का डेटा, तो 2023 का डेटा अगर देखें तो दोस्तों मई में नोटिफिकेशन आया था। कब आया था? मई में नोटिफिकेशन। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि मई में इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, बट पॉसिबल बिल्कुल नहीं, क्योंकि इलेक्शन की वजह से, है ना। तो अगर अब यहाँ पर देखें तो मई में नोटिफिकेशन आया था, पिछले में मार्च में आया था, पिछले में जनवरी में आ गया था, यहाँ पर मई में नोटिफिकेशन आया और जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो गया, है ना, फेज 1 का। फेज 2 का एग्जामिनेशन भी आपका जुलाई में ही था कि 9 जुलाई को आपका फेज 1 है, 30 जुलाई को आपका क्या हो गया? फेज 2 हो गया। तो अगर इनमें एक चीज और अगर देखोगे कि फेज 1 और फेज 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है तीनों साल में, अगर देखा जाए, देखेंगे अगर आप लोग, तो है ना, कि मार्च में जैसे फेज 1 यहाँ पर था और अप्रैल में आपका 1 अप्रैल को आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन हो गया था, है ना। तो इन तीनों ईयर्स में आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि सर फेज 1 और फेज 2 का जो एग्जामिनेशन है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और नोटिफिकेशन के बाद में ज़्यादा टाइम अपने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मार्च में आया था और इधर आपको दिख रहा है कि मई में आया था। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले इसी पूरी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए, है ना, कि इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए अगर बात कर ले 2024 के नोटिफिकेशन को, तो 2024 का जो नोटिफिकेशन डेट रहेगा, मतलब जो मंथ रहेगा आपके पास में, है ना, तो यार देखो मई में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मई में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। जून, जुलाई या फिर अगस्त के आसपास, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप लोग कि सर जून में, जुलाई में, है ना, या फिर अगस्त के आसपास की कंडीशन आपके पास बन सकती है ना। जून, जुलाई, अगस्त के आसपास आपकी कंडीशन बन सकती है। अब मंथ अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो सीरियस एस्पिरेंट है ना उनको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो ये सोचेंगे कि सर मुझे वापस से रिवीजन करने का मुझे टाइम मिल जाएगा, मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक कंप्लीट करी है उनको मैं और बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाऊंगा। क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं ना दोस्त, तो उन्हें पता रहता है कि सर जब वो वापस से रिवीजन करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है कि यार ये चीज़ मेरे से छूट गई थी, या फिर इस चीज़ को मैं इस वे में करता तो और ज़्यादा आसानी के साथ मैं इसको कर सकता था, ठीक है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको तो दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे मंथ थोड़ा सा आगे चले जाए या फिर पीछे आ जाए। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट है ना, वो थोड़ा सा सोचते होंगे कि यार नोटिफिकेशन से लेट होगा, नहीं होगा, है ना, अभी तो हम आराम करते हैं, बाकी जब आएगा तब देखेंगे उसको, है ना। और जब आता है तो फिर देखा नहीं जाता है, क्योंकि उस टाइम पर इतना टाइम ही नहीं मिलता उनको प्रिपेयर करने का, राइट।
तो जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते चलिए, है ना, उसको आगे बढ़ाते चलिए अपनी प्रिपरेशन को, और जो भी कमियां हैं आप लोग की उसको दूर करते चलिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज पता है कि नोटिफिकेशन जुलाई में आए, अगस्त में आए, जून में आए, है ना, हमें ये ध्यान रखना है, हमने अपने आप से ये चीज पूछनी क्या मैं इनके लिए एग्जाम, मतलब जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो मैं रेडी रहूंगा उसके लिए। क्योंकि देखिए आपको एक चीज पता है कि नोटिफिकेशन का वेट करने के अलावा तो ठीक है कि आपको करना क्या चाहिए मेनली, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए, धीरे धीरे करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो, पहली बात तो ये होगी, है ना। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि वेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, कि आप जितना वेट करते रहोगे कि सर मैं नोटिफिकेशन का वेट करता हूँ, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा, या फिर उसके बाद ही मुझे तो किक मिलती है ना, तो फिर उन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। फिर उसमें ये रहता है यार कि वो नेक्स्ट सर्कल जो एग्जामिनेशन आएगा ना उसके लिए वो प्रिपेयर करेंगे खुद को, ठीक है। तो वेट वगैरह नहीं करना है, बस आप लोग लगे रहो, जो भी आपने पहले स्टडी प्लान बनाया था, जो आप लोग फॉलो कर रहे थे उसको बस उसी को फॉलो करते चलिए। क्योंकि यार देखो आप खुद जानते हो कि ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर फेज 1, फेज 2, फेज 3 अपने को तीनों निकालने हैं, अगर हमें फाइनल सिलेक्शन अपना चाहिए होगा इसके अंदर तो, है ना। और फेज 1 के अंदर भी अगर देखें हम लोग तो फेज 1 के अंदर भी हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शन कट ऑफ भी निकालना है, सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ हमें ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है। और जहां पर रीजनिंग और क्वांट जो होते हैं, है ना, अगर क्वांट की बात कर ले और रीजनिंग की बात कर ले तो दोनों ही काफी सारे बच्चों का पेन पॉइंट बना रहता है। तो इनको आप इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करो कि यार सिर्फ सेक्शन के लिए नहीं, हम ओवरऑल के लिए भी इनसे खेलें, क्योंकि सेक्शन के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ये आपको सभी को पता है बेसिकली। और वहीं अगर बात कर लो किसकी, फेज 2 के एग्जामिनेशन की, तो यार फेज 2 के एग्जामिनेशन में आपको पता ही है कि पेपर 1 जो है आपका ESI का, ये आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट्स में होता है, ठीक है। वहीं पेपर 2 की अगर बात करें जो कि इंग्लिश का है, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट का है आपका। और पेपर 3 जो आपका फाइनेंस का है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट FM का है, वो भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट्स का है। तो हमें फेज 2 के लिए तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव को भी कंप्लीट करना है ना, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है, चाहे वो ESI की बात हो, FM की बात हो, या फिर इंग्लिश की बात हो। तो हमें टाइम चाहिए होगा इनकी प्रिपरेशन के लिए, ये चीजें एकदम से कंप्लीट नहीं होने वाली है ना। डिस्क्रिप्टिव में आपको टाइम देना पड़ेगा, बच्चे डिस्क्रिप्टिव की वजह से भी बाहर हो जाते हैं। फेज 1 में अगर क्वांट और रीजनिंग की वजह से अगर बाहर होते हैं, तो फेज 2 के अंदर बच्चे डिस्क्रिप्टिव की वजह से बाहर हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखें आप लोग, है ना। जब हम प्रिपरेशन के दौर में उतरते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, क्लियर है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करनी है। और इसके बाद में दोस्तों अगले अगर बढ़े तो आपका है इंटरव्यू वाला फेज, क्योंकि आपको पता है कि फेज 1 क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना जरूरी है उसको, और उसके बाद में फेज 2 में अपेड हो गए, और फेज 2 और इंटरव्यू कुल मिलाकर देखें तो 375, इसी में से आपका फाइनल सिलेक्शन क्या होता है, डन होता है मेनली, राइट, ठीक है। तो चीजें आपको सारी की सारी कंप्लीट करनी है। सबसे पहला काम जो होगा, जो बच्चे फ्रेशर से बिगिनर से, तो भाई सबसे पहला काम आप लोग सिलेबस पर फोकस करो। अभी जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो एक बार जरा सिलेबस में उतरिए आप लोग, एक बार जरा सिलेबस को कंप्लीट करो, है ना। और सिलेबस को कंप्लीट करने का तरीका क्या रहेगा दोस्त, कि जैसे मान लीजिए अगर क्वांट की बात कर ले, क्वांट की बात कर ले, तो क्वांट के अंदर हो, मतलब सारे सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो क्वांट हो गया आपका, या फिर आपका रीजनिंग हो गया, या फिर आपका इंग्लिश हो गया, है ना, या फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, या फिर मैं आपसे FM की बात कर लूँ, या फिर मैं आपसे किसकी बात कर लूँ, ESI की बात कर लूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इसके अंदर से आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए क्या है ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, IMP टॉपिक्स कौन कौन से मेरे लिए हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, कि जिसका ज्यादा वेटेज होता है, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो टॉपिक्स मेरे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले उन पर फोकस करो अच्छे से, और उन पर फोकस करने के बाद में मतलब ये आप लोग ये बोल सकते हो कि मोर इंपोर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक तरह से आपके लिए मोर इंपोर्टेंट हो गया, और दूसरा पार्ट आप ये बोल सकते हो कि लेस है, लेस इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस तरह से कैटेगरी बना लो आप लोग, इस तरह से कैटेगरी बना लो। तो सबसे पहला फोकस आपका इधर वाले पार्ट पर रहना चाहिए कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के अंदर, मैं उस पार्ट को पहले कंप्लीट करूंगा अच्छे से, और उसके बाद में फिर आप लोग जाएंगे लेस इंपॉर्टेंट की तरफ, है ना। आपको ये नहीं करना है कि कुछ पार्ट छोड़ देना। भाई देखो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कुछ पार्ट छोड़ सकता हूँ, कि अभी क्यों छोड़ना है, जब तक आपके पास टाइम है तो पढ़ो ना यार, आपको अपना 100% देना चाहिए बेसिकली, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि सर मैं इसको इतना पार्ट छोड़ दूं या फिर इसमें इतना पार्ट छोड़ दूं, पहले छोड़ने का मत सोचो, जब तक टाइम है पहले कंप्लीट करने का सोचो, जितना पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी और जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन कंप्लीट तो करो स्टार्टिंग में आप लोग अपना पूरा 100% दो, दैट्स इट, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में किसी तरह के आपको पछतावा ना हो कि यार मैंने थोड़ा सा इसमें और पढ़ लिया होता तो मैं अच्छा कर देता यहाँ पर, वो पछतावा एग्जामिनेशन में आपको नहीं होना चाहिए, है ना।
ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करो, सिलेबस पर फोकस करो अच्छे से। अच्छा, अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोर इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है दोस्तों, वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अड्डा 24 की वेबसाइट पर विजिट करिए आप लोग, वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से थोड़ा अंदाजा लगाओ, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करेगा और किस तरह से क्वेश्चन उसने फ्रेम किए हैं अभी तक। और आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो फिर तो कि यार इस टॉपिक से इस लेवल के क्वेश्चन बने हैं, या फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग इसमें इस तरह की हुई है, तो हो सकता है कि अब जो एग्जामिनेशन होगा उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो सकती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, यहीं से आप लोग जज कर पाओगे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बन जाता है और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए कौन सा बन जाता है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें, इनको प्रॉपर वे में करना, आपको अच्छे से करिए, मल्टीपल टाइम्स इनको रिवीजन करते चलिए, रिवाइज करते चलिए इनको अच्छे से, है ना। उसके बाद दोस्तों आगे अगर बढ़े हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस एग्जामिनेशन में। आरबीआई ग्रेड बी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें फ्रेशर्स भी अपेड होते हैं, जो पिछले एक डेढ़ साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे भी इसके अंदर होते हैं, जो पहले से किसी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बच्चे भी इसके अंदर होते हैं, है ना। और तो और जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, एमपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, वो भी इस एग्जाम में अपीयर्ड होते हैं। तो नो डाउट कि कंपटीशन का लेवल काफी बड़ा रहने वाला है, और कंपटीशन का लेवल अगर रहना इतना बड़ा रहेगा तो आपको उस कंपटीशन के लायक खुद को बनाना पड़ेगा। अगर आप में बिल्कुल भी मतलब उस काबिल नहीं हो, तो थोड़ा सा टाइम दोगे अपने आप में, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे अच्छे से, प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करते चलोगे, तो अपने आप को उस लायक बना सकते हो आराम से कि उस कंपटीशन में आप लोग भी कॉम्पीट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे थोड़ा सा आगे बढ़े, तो देखिए कुछ कुछ चीजें जो है इस पर फोकस करिएगा आप लोग, कि आप लोग ना टाइमिंग पर फोकस मत करो कि टाइम मतलब कितने टाइम पढ़ना मुझे, या फिर कितने टाइम की स्टडी मेरे लिए ज़रूरी होती है ना, या फिर नोटिफिकेशन कब मैं वेट करता रहूँ क्या। तो टाइमिंग पर फोकस मत करो आप लोग ना दोस्तों, मंथ वाइज, डे वाइज, ठीक है, अपने टारगेट सेट करते चलो, ठीक है। जो भी है आप लोग छोटे छोटे स्मॉल टारगेट जो है वो बनाते चलो और उनको अचीव करते चलो, ठीक है। और जब उनको अचीव करते चलोगे ना, तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। एक अंदर से खुशी मिलती है ना कि यार मैंने जो टारगेट सेट किया था वो मेरा पूरा हो गया एक तरह से, है ना। तो इसे धीरे धीरे करके आप छोटे छोटे टारगेट सेट करते चलो, सारे सब्जेक्ट के अंदर, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ईएसआई में, एफएम में, है ना, सबके अंदर। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी आप लेके चलो उसके अंदर, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी आपने एफएम के अंदर आपने कुछ किया है, या फिर ईएसआई के अंदर किया है, या फिर इंग्लिश के अंदर आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करी है ना। वो टारगेट लेके चलो छोटे छोटे से, और उनको अचीव करते चलो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन की जर्नी में आपके लिए, क्लियर है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास है। और स्टिक टू योर शेड्यूल। देखो पहले तो आप लोग शेड्यूल प्रॉपर बनाओ, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक शेड्यूल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी हमने बना लिया, है ना, किसी दूसरे ने कुछ बनाया तो उनका सुन के हमने भी कुछ कुछ बना लिया, नहीं। आप लोग थोड़ा सा टाइम टेबल खुद से बनाओ, और ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसको हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर पाए, ठीक है। चाहे वो 4 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 7 घंटे का, 8 घंटे का, जो भी हो आपके पास में, है ना। ऐसा बनाओ कि आप लोग उसको फॉलो कर पाओ प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 दिन 4 दिन फॉलो किया उसको और फिर वापस से जो आपका चल रहा था पहले वाला काम उसी पे आ गए, ठीक है। क्योंकि जो आप बना रहे हो शेड्यूल, उस पर स्टिक रहना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो टाइम लो थोड़ा सा, और जो आपने टाइम टेबल बनाया उस पर स्टिक रहो, उसको फॉलो करो प्रॉपर वे में, ठीक है, तभी रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। अगर ये इसको फॉलो करते रहोगे ना आप लोग, तो सिलेबस टाइम टू टाइम आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर पाओगे। जितने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाओगे, आप अपनी मंजिल के उतने नजदीक पहुंचते चले जाओगे, है ना। और अगर इसको फॉलो नहीं किया तो मंजिल से ये मान के चलो कि दूर ही जाना आपको, क्योंकि कंपटीशन में इतने ज्यादा लोग हैं, वो आपको धकेल धकेल के पीछे कर देंगे एक तरह से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ना आपको, वो बोलते ना कि अगर किसी ने छोटी लकीर निकाली है तो हमें उससे बड़ी लकीर निकाल देनी है ना। तो अपनी प्रिपरेशन में और लग जाना अपने को अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है यार दोस्त। उसके अलावा एक और चीज कि रिकॉग्नाइज योर प्रोग्रेस। तो जो भी आप लोग सीख रहे हो, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज करते चलो, है ना, थोड़ी स्केलिंग करते चलो कि कल से मैं आज तक कितना आया हूँ, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन अपने को मिलता रहता है ना। इस प्रिपरेशन के दौरान इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने आपको रिकॉग्नाइज, मतलब प्रोग्रेस जो आप लोग कर रहे हो ना, उसको देखते चलो यार कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो पिछले वाले दिन से आज। उसके साथ साथ अगर बात कर ले तो कंपैरिजन, ये चीजें आती हो ही जाती है ना, इसलिए बार बार बताना भी पड़ रहा है आप लोगों को कि आप लोग दूसरों से कंपेयर मत करा करो कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, वो अभी मौज मस्ती में लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि नोटिफिकेशन तो लेट आएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में, क्या क्या करेंगे, अभी पढ़ के क्या करेंगे, है ना, अभी सीरियस होकर क्या कर लेंगे, तो
ऐसे बच्चों से तो दूर रहो पहली बात तो, है ना। और अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। आप सिर्फ ये सोचो कि यार मुझे अपना एफर्ट्स लगाना है, मुझे अपने आप का 100% देना, दैट्स इट। आप ये देखो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मैंने उसको कितनी बार रिवाइज कर लिया है, ठीक है। क्योंकि ईएसआई के अंदर, एफएम के अंदर, या फिर जनरल अवेयरनेस की बात कर लो, करंट अफेयर्स की बात कर लो, ये चीज़ें ना रिवीजन मांगती है आप लोगों की। स्कीम्स हो गई जितनी भी है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई जितनी भी है, आरबीआई वेबसाइट्स हो गई, आरबीआई सर्कुलर्स हो गए, इनको रिवीजन नहीं करोगे ना, रिवाइज नहीं करोगे ना, तो भूलते चले जाओगे आप लोग, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको कवर करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही दोस्तों एक चीज़ और, बी काइंड टू योर सेल्फ, है ना। इस प्रिपरेशन के दौरान आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कभी भी खुद के ऊपर गुस्सा नहीं करना है ना। कभी भी खुद को मतलब बुरा नहीं बोलना यार, ठीक है, कि जो आप कर रहे हो उस पर आप संतुष्ट रहो। हाँ, ये बता लोगे कि जो भी आपने कर रहे हो, अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है तो उसमें इंप्रूवमेंट किस तरह से लाया जाएगा, तो उसके आप डिस्कशन कर लो, है ना। जो आपके मेंटोर्स है, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स है, या फिर जो भी आपके एल्डर्स हैं, उनसे बात करो उसके बारे में, ठीक है, कि उसको और किस तरह से कम कर सकते हैं, मतलब मैं उसको तो किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं मेनली, ठीक है, बस। लेकिन कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोलना है, राइट, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग कई बार ये चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। और रिवीजन तो ज़रूरी है, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। रिवीजन तभी हो पाएगा जब हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को, तो सिलेबस पर फोकस करके कंप्लीट कर लिया, और फिर टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते चलेंगे, है ना। रिवीजन के बाद में दोस्तों अब बात आती है बच्चों के पास कि सर मॉक टेस्ट वगैरह किस तरह से लगाएंगे। तो एक सिक्वेंस होता है यार। सिक्वेंस मतलब क्या, सबसे पहले आप लोग क्विजेस के साथ शुरू करो, क्विजेस और मिनी मॉक के साथ, है ना। वहां से आप अपनी कहानी को शुरू करो, और जब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आप फील करो कि यार अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ, मुझसे चीजें बन रही है ना, तो उसके अलावा फिर आप लोग जा सकते हो सेक्शन मॉक के ऊपर। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, सेक्शन मॉक के ऊपर। जब सेक्शन मॉक और मिनी मॉक के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तब आप लोग जाएंगे फुल लेंथ मॉक के ऊपर। तब आप कहाँ जाएंगे, फुल लेंथ मॉक के ऊपर, है ना। ये ध्यान रखो कि एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीने पहले सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उस टाइम पर आप लोग सिर्फ फुल लेंथ मॉक पर फोकस करते चलो। जब बच्चे सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भाग रहे होंगे, आप लोग अपनी स्पीड को और इंप्रूव करने में लगे रहोगे, अपने आप को और तराशने में लगे रहोगे फुल लेंथ मॉक के थ्रू, ठीक है। फुल लेंथ मॉक को लगाना है, उसका एनालाइज करना है प्रॉपर वे में, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस करना भी जरूरी होता है कि जो गलती आपने इसमें करी है वो अगले मॉक में ना हो, जो गलती अगले मॉक में करोगे वो उसके अगले मॉक में ना हो, ठीक है। तो हर मॉक बाय मॉक आपके मतलब नंबर बढ़ना चाहिए। हो सकता है कई बार क्या होगा कि जैसे इस मॉक में अगर आपके नंबर ज्यादा आ गए, तो मे बी पॉसिबल कि अगले मॉक में नंबर उससे कम हो जाए, है ना। हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया उसके अंदर, है ना। लेकिन उसको एनालाइज करके धीरे धीरे करके जो भी आप अगले पेपर आने वाले होंगे उसमें धीरे धीरे करके आपको नंबर अपने इंक्रीज करना पड़ेंगे, है ना। तो मॉक लगाकर उनका एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। फेज 1 की बात कर लो या फिर फेज 2 की बात कर लो। और उसके बाद तो एक जो बात कही गई है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो कर्म आपको अपने पूरे 100% करने हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर देखा जाएगा कि आपको तो संतुष्टि रहेगी ना कि यार मैंने अपना 100% दिया था, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे, शायद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो चीज़ आपके अंदर से आना चाहिए जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो और पेपर देके बाहर निकलो। ऐसा नहीं कि पेपर देके बाहर निकलो और बोलो फिर इस तरह से कि यार मैंने थोड़ा ये पढ़ लिया होता, थोड़ा वो पढ़ लिया होता, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जितना अपने एफर्ट्स कर सकते हो, दे सकते हो, लगाइए अच्छे से, है ना, और खुद को प्रिपेयर करो यार, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा। क्वांट को अगर देखोगे तो लो लेवल से शुरुआत करके मिडिल टॉप लेवल तक उसको लेके चलना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग को भी इसी फॉर्मेट में आपको कंप्लीट करना है। इंग्लिश की अगर बात कर लो तो इंग्लिश में भी आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है। रीडिंग पर ज्यादा फोकस करें आप लोग, और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट इसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव आपको अच्छे से करना है इसके अंदर भी, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट मतलब जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का भी एक बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कंप्लीट करना है। द हिंदू हो गया आपके पास, करंट अफेयर्स का जो कैप्सूल पीडीएफ होता है वो आप लोग देख लें। पीआईबी वेबसाइट्स हो गई आपके पास में, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स होती है इनको विजिट करते रहें। साथ साथ ही आपके पास आरबीआई की जो वेबसाइट है इसको विजिट करो, है ना। इसके अंदर जो व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं उनको देखो अच्छे से, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं आपके पास, है ना। सिलेबस अगर देखोगे आप लोग ईएसआई का, तो ईएसआई का सिलेबस जो इतना सारा दे रखा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ये पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा, है ना। उसी तरह से एफएम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस पूरे सिलेबस में, उस पर हमें सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब ज़्यादा लंबा नहीं करते, वैसे भी काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है ये, है ना, नाना करते करते। तो दोस्तों ये बीच बीच में इस तरह के वीडियो करना ज़रूरी है ना।
आपको थोड़ा पुशिंग देना ज़रूरी है हम लोगों को कि भैया पढ़ो, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, है ना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है इस चीज़ का, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि सर मैं एग्जाम और किस तरह से क्लियर कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा आंसर है कि भैया पढ़ाई करो, ठीक है। जितना लग रहा है उतना पढ़ो। जब जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे ना, उतनी फिर आपको और समझ में आएगा कि यार मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो अभी इस टाइम पर बहुत खुश है कि ठीक है सर, अभी इलेक्शन की वजह से एग्जामिनेशन थोड़ा सा और पोस्टपोन हो गया है ना, तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस मैं और बढ़ा लूंगा। ऐसा नहीं कि वो रेस्ट करके बैठ गए, मूवियाँ देख रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ एक अलग क्राउड होता है कि जो एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के टाइम पर आएंगे और बस वो सिर्फ भीड़ बनाने का काम करेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ भीड़ बनाने का काम करेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है कि जो उसी टाइम पर जगने की बात करते हैं। सिलेक्शन होने का होता है जो एफर्ट्स करते रहेंगे, जो मेहनत करते रहेंगे अभी से। तो अपनी मेहनत करते रहिए, है ना। और जो भी आपको हेल्प चाहिए अड्डा 24/7 की तरफ से भी, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस भी तरह की आपकी हेल्प चाहिए आप बताइएगा, है ना। पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, है ना। और दूसरी बात है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि सर मुझे पेड बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, पेड बैच ज्वाइन करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि ज्वाइन करो ही करो, आप रिसर्च करो, उसके बाद में आपको लग रहा है कि यार मुझे ज्वाइन करने की जरूरत है, तो बिल्कुल करिएगा आप लोग, है ना। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों आपके लिए मास्टरमाइंड बैच लॉन्च किया है अड्डा 24/7 ने, आरबी ग्रेड बी के लिए। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है ये, आप चाहे तो इसमें इनरोल कर सकते हो बिल्कुल। और प्राइसिंग भी बहुत कम है, प्राइसिंग बहुत कम है इसकी। फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन इसमें आपकी कराई जाएगी। एक बात और ध्यान रखो, अगर एप्लीकेशन ऐप से इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। अच्छा, रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रेफरल कोड आपका होना चाहिए Y710। ये रेफरल कोड होगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि मुझे सारे एग्जाम कवर करने रेगुलेटरी बॉडीज के, तो उसके लिए बैंक महापेक प्लस या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का महापेक ज्वाइन कर लीजिएगा बाय यूजिंग द सेम रेफरल कोड विच इज Y710। चलिए, क्लियर बात सभी को। तो दोस्तों आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो इतना ही रखते हैं, करते हैं इस सेशन को वाइंड अप। मिलते हैं अगले सेशन में।